तो स्टूडेंट आज हम एक छोटा सा थ्योरम है जो वेस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम का या स्टोन वेस्ट्रास थ्योरम का एक रोलरी है. सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस इज फॉर एवरी इंटरवल -1 to a there is a sequence of real polynomials Pn such that Pn at 0 equal to 0 and such that uh, the sequence Pn converges to mod of x uniformly on closed interval -1 to a. सो डेफिनेटली यहाँ पे देख लो तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करे. क्या बोलता है कि कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी इंटरवल है जो -a to a है सपोज. तो अगर स्टूडेंट हम इंटरवल जैसे मान लो इंटरवल हम लेते हैं -1 to 1, ठीक. तो डेफिनेटली यहाँ पे ये फंक्शन क्या ले रहा है, मॉड ऑफ एक्स. तो डेफिनेटली मॉड का ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस वन. सो डेफिनेटली यहाँ पे 0 पे 0 है क्योंकि एक्स 0 है यहाँ पे. तो ये बोलता है कि कोई भी इंटरवल जैसे -1 to 1 लिया तब भी होल्ड करेगा, अगर मैं -2 to 2 लेता हूँ तब भी ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा. तो कोई भी अगर हम कोई भी इंटरवल है -a to a, there is a sequence of real polynomials Pn such that Pn of x is equal to 0 and such that sequence of polynomials converts to mod of x uniformly on the closed interval ab. So mod of x तो हमें पता है ये कैसा फंक्शन होता है. तो डेफिनेटली इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हमें तो कॉन्टिन्यूस चाहिए. तो हम जो थ्योरम पढ़ रखी है स्टोन वेस्ट्रास थ्योरम, तो वो स्टोन वेस्ट्रास थ्योरम क्या बोलती है, if f is a continuous complex function on closed interval ab, there exists a sequence of polynomials Pn such that sequence Pn of x converts to that continuous function. जो continuous function है उसको कन्वर्ज करेगी. तो इट मीन दैट यहाँ पे ये हुआ कि कोई भी इंटरवल है उसमें एक हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है तो वहां पे एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसको सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जो उस कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली, ठीक. तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो सिंस मॉड ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल -a to a, सो बाय यूजिंग अबव थ्योरम, सो हम अगर स्टोन वेस्ट्रास थ्योरम लगाएं तो डेफिनेटली अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस Pn star of the real polynomials which converges to mod of x uniformly on closed interval -a to a, that is limit n tending to infinity Pn star of x is equal to f of x uniformly. This is by above theorem, this stone westras's theorem से. In particular Pn of 0 is converse to 0 as n converse to infinity. तो डेफिनेटली यहां से पता ही है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स है. तो डेफिनेटली 0 पे ये 0 को कन्वर्ज करेगा. सो नाउ वी टेक ए पॉलिनोमियल Pn of x is equal to Pn star of x minus Pn स्टार ऑफ 0, क्योंकि बिकॉज हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये चीज, ये तो कहीं ना कहीं हमें ये भी फुलफिल करनी पड़नी थी कंडीशंस. सो दैट्स व्हाई वी टेक
difference of these two. So now we're taking limit on both sides. तो यहाँ पे हम लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और ये जीरो को कांस्टेंट सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है, ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं. So definitely this converts to mod of x and this converts to 0. So mod of x minus 0 is equal to mod of x. तो यही प्रूव करना था कि this, so that is limit n tend to infinity Pn of x is converse to mod of x uniformly in closed interval minus a to a. Yes students, रोहित ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है. ऐसा कुछ अगर आता है तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें स्टोन वेस्ट्रास थ्योरम डिस्कस करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी. अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू डू फर्स्ट स्टोन वेस्ट्रास थ्योरम एंड देन वी प्रोसीड दिस क्रोलरी. ओके, so now some definitions. So definition is, first definition is what is algebra. So ये तो हम बहुत बार ये डिस्कस करते हैं. तो algebra in the sense कि we have a function set of functions. हमारे पास a है, a family a of complex functions defined on set E and is to be algebra. It means that कि जो भी functions होंगे that is mapping from E to E. Okay, so इस तरह से कोई भी फंक्शन होगा, अगर g लेंगे तो वो भी E पे डिपेंड करेगा. So we have a functions and set of all these functions is capital A. So capital A contains functions, complex functions defined on E. Okay, तो इस फैमिली को हम एल्जेब्रा कब बोलेंगे? तो बड़ी वेरी सिंपल कि अगर दो फंक्शंस को, इस फैमिली से दो फंक्शन हम लेते हैं एफ और जी, उनका अगर एडिशन करेंगे तो वो भी उसी फंक्शन में होना चाहिए. जैसे हम ग्रेजुएशन लेवल पे क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अलजेब्रा में, तो वही चीज है कि दो फंक्शंस का लिया तो डेफिनेटली उनका सम भी उसी के अंदर होना चाहिए. तो यू कैन से इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट. अंडर एडिशन क्लोजर होनी चाहिए और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर होनी चाहिए. इट मीन दैट दो फंक्शंस का अगर हम दो फंक्शन अगर इस फैमिली से लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी उसी फैमिली के अंदर अगर होगा तो वी कैन से कि दिस इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. एंड थर्ड इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीन टू से दैट c is constant and f is a function, so c into f belongs to E. So it is that means that कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या यू कैन से कि कांस्टेंट को फंक्शन से, किसी भी कांस्टेंट को अगर हम फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नया जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन भी ए के अंदर होगा. तो और सी आपका रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो डेफिनेटली सी विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट यू कैन से. सो इसका मतलब हो गया कि ए इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एंड थर्ड कंडीशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो वी कैन से कि दिस फैमिली ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस is an algebra. ठीक, so now same
ये एल्जेब्रा है, हम रियल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए डिफाइन करा। तो फर्क कुछ आएगा नहीं, जस्ट फर्क यहाँ पे आएगा, जो सी अगर आपका रियल है तो ये रियल फंक्शंस के लिए हो जाएगा। तो यही आप लास्ट लाइन अगर आप पढ़े इसको, तो we shall also have to consider the algebra of real functions. In this case, only in the third is of course only required to hold for real c, या फिर c अब रियल नंबर लेंगे, बाकी तो ऐसे ही है कि दो हमने रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिए, उनका सम भी इसी फैमिली में होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट भी उसी में होना चाहिए। So this is known as algebra. Okay, one more concept is what is uniformly closed. Uniformly closed. So if A has the property that F belongs to A, whenever Fn belongs to A, and this is nothing but it is a sequence of functions Fn. So n is varies from 1 to 3 up to so on. So F1 भी F के A के अंदर है, F2 भी, F3 भी, and this sequence Fn converges to F uniformly on E. Then A is said to be uniformly closed. What this mean? It means that कि अपने पास एक अलजेब्रा है A, और इसके अंदर एक सीक्वेंस आ गई F1, F2 अप टू सो सो, और ये सीक्वेंस जो कन्वर्ट्स कर रही है यूनिफॉर्मली ए को, एफ को। तो वो एफ भी अगर इसके अंदर होगा तो हम बोलेंगे दिस ए इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली क्लोज्ड। सिंपल है, तो इसमें मुश्किल बात नहीं है। अनदर वन इज, अब हमने यहाँ पे बी डिफाइन कर लिया। Let capital B the set of all functions which are the limits of uniformly convergent sequences of the members of A. It means that students कि हमारे पास इस A के अंदर जितनी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, उनके सारे के सारे मेंबर्स वो ए के अंदर है। जैसे F1 F2 ले लिया, एक हम G1 G2 इस तरह से ले लेते हैं, H1 H2, तो सारी सीक्वेंसेस को ए के अंदर है। मान लो कि F जो ये सीक्वेंस F है वो F को कन्वर्ज कर रही है, ये G वाली G को कन्वर्ज कर रही है, और H जो वो H को कन्वर्ज कर रही है, और ये जितने भी लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस है, और ये सारी सारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इन लिमिट्स को जो कंटेन कर रहा है उसको हमने बोल दिया बी, कैपिटल बी। देन दिस बी इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली क्लोजर ऑफ ए। यूनिफॉर्मली क्लोजर ऑफ ए। ए आपका यूनिफॉर्मली क्लोज था तो उसका लिमिट पॉइंट के अंदर होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्मली क्लोज नहीं होगा तो लिमिट्स बाहर होंगी। तो स्टूडेंट क्लोजर ऑफ सेट्स आपको पता ही होगा कि क्लोजर ऑफ सेट्स में क्या होता है, उसको हम ए ऊपर क्लोजर लगाते हैं। सो द क्लोजर ऑफ ए नथिंग बट इट इज ए प्लस या यूनियन सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट, सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए। तो ए में अगर उसके लिमिट्स पॉइंट ऐड कर दिए जाएं तो उसको एक क्लोजर बोलते हैं। और अगर ए क्लोज्ड हो, इफ ए इज क्लोज्ड,
ए क्लोजर और ए बराबर होता है। तो डेफिनेटली अगर स्टूडेंट ये जो हमने फैमिली ऑफ फंक्शंस लिया है ए, अगर ये यूनिफॉर्मली क्लोजर है, यूनिफॉर्मली क्लोज्ड है, तो डेफिनेटली ए क्लोजर जो होगा वो ए के बराबर ही होगा। इट मीन दैट ए क्लोजर जो होगा वो बी के बराबर होगा, ये बराबर होंगे आपस में। ठीक। और अगर ये क्लोज नहीं होगा तो डेफिनेटली बी को हम क्या बोल रहे हैं, बी इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली क्लोजर ऑफ ए। तो यस, सबको क्लियर है ये डेफिनेशंस? अगर कुछ इसमें कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। यस रोहित, प्रिया, इज ओके ना? Yes, sir. हाँ सर। ओके, अगर फिर भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क नाउ। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिए इसमें, द सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल is an algebra, and the Weierstrass theorem may be stated by saying that set of continuous functions on closed interval AB is uniformly closure of set of polynomials on closed interval AB। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे स्टूडेंट्स, उनका जो एल्जेब्रा बनेगा, मीन टू से दैट दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे तो पॉलिनोमियल ही बनेगा, दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल ही आएगा, और उस किसी पॉलिनोमियल को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल ही रहेगा। तो इट मीन दैट वो ऑल पॉलिनोमियल्स जो एक एल्जेब्रा बनाते हैं। ठीक। और वेस्टर्स थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, उस पॉलिनोमियल्स के लिए एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो एग्जिस्ट करेगा। ठीक। एक पॉलिनोमियल अगर हम एग्जिस्ट कर गया पी एन क्लोज इंटरवल में, तो डेफिनेटली वो पॉलिनोमियल किसको कन्वर्ट करेगा, किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कन्वर्ट करेगा इन द क्लोज इंटरवल। सो दैट वही लिखा है यहाँ, द सेट ऑफ द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स का होगा उसके लिए यहाँ पे फंक्शन है, दूसरे के लिए जी आ गया या एच आ गया, लाइक दिस। तो ये सारे के सारे जो होंगे वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होंगे, और डेफिनेटली दिस विल बी द क्लोजर क्लोजर ऑफ सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक। सो नाउ next theorem is, let V uniform closure of an algebra A of bounded functions। अब यहां पे A के पास बाउंडेड फंक्शंस हैं, और साथ में A जो है वो एल्जेब्रा है। एल्जेब्रा मीन्स दो फंक्शन लेंगे, और वो दोनों फंक्शन बाउंडेड होंगे तो उनका सम भी बाउंडेड होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो भी वो प्रोडक्ट करने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा वो भी बाउंडेड होना चाहिए, और किसी बाउंडेड फंक्शन को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो बाउंडेड रहना है ना। सो बी इज यूनिफॉर्मली क्लोजर ऑफ एल्जेब्रा ऑफ ए, और बी इसका क्लोजर है। क्लोजर इन द सेंस कि जो बाउंडेड फंक्शंस जो ए के अंदर है वो सीक्वेंस बनाएंगे, जैसे अलग अलग सीक्वेंसेस होंगी। तो ये अगर एफ को कन्वर्ज कर रहा है, ये अगर जी को कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो ये वाला जो सेट है दैट इज बी। अब हमें प्रूव करना है, देन बी इज यूनिफॉर्मली क्लोज्ड एल्जेब्रा। इट मीन दैट ये जो बी है ये भी एल्जेब्रा होना चाहिए। ठीक। बाकी यूनिफॉर्मली क्लोजर तो पहले ही था, देखो यूनिफॉर्मली क्लोजर तो पहले ही है ये, क्योंकि क्लोजर होगा तो हमें जस्ट ये करना है कि एल्जेब्रा है। ठीक। तो प्रूफ में देखिए हमने दो फंक्शन ले लिए, लेट एफ बिलोंग्स टू बी एंड जी बिलोंग्स टू बी। अगर ये हमने यहां से एलिमेंट लिए स्टूडेंट एफ और जी, तो डेफिनेटली ए के अंदर कोई सीक्वेंस होगी, एफ के लिए एफ एन, जी के लिए जी एन, जो इसको कन्वर्ट करेगी। सो देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस एफ एन एंड जी एन, सच दैट एफ एन एफ को कन्वर्ट करेगी और जी एन
जी को कन्वर्ज करेगी, एंड ये जो एफ एन होगा, सारी जो टर्में होंगी वो ए के अंदर होंगी, और जी एन जो होगा वो ए के अंदर होगा। क्लियर? Okay, since we are dealing with bounded functions, so it is easy to show that कि अगर बाउंडेड फंक्शन है और सीक्वेंस एफ एन जो एफ को कन्वर्ज कर रही है, जी एन जी को कन्वर्ज कर रही है, तो एफ एन प्लस जी एन जो है वो एफ प्लस जी को कन्वर्ज करेगी। उसी तरह से प्रोडक्ट जो है एफ एन इंटू जी एन वो जो एफ इंटू जी को कन्वर्ज करेगा, एंड सी इंटू एफ एन किसको कन्वर्ज करेगा, सी इंटू एफ। अगर इसका प्रूफ करना हो तो हम प्रूफ भी इसमें जोड़ सकते हैं कि किस तरह से किसी एक का प्रूफ हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे इसका कर लो या इसका कर लो। ठीक, वेयर सी इज ए कांस्टेंट एंड कन्वर्जेंस बीइंग यूनिफॉर्मली इन ईच केस, जो कन्वर्जेंस होगी वो यूनिफॉर्म होगी। सो डेफिनेटली ये अपना जो एफ प्लस जी है, अगर ये इसको कन्वर्ट कर रही है स्टूडेंट ए की सीक्वेंसेस, तो ये डेफिनेट जिसको कन्वर्ट करेंगे वो कहाँ होंगी, डेफिनेटली वो पी के अंदर होंगी। तो इसका मतलब एफ प्लस जी भी इधर होना चाहिए, एफ इंटू जी भी इसके अंदर होना चाहिए, सी इंटू एफ भी इसके अंदर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एफ वन प्लस जी वन ऐसे कर। ठीक, सो इट मीन दैट एफ प्लस जी भी बी के अंदर होगा, एफ इंटू जी भी बी के अंदर होगा, सी इंटू एफ भी बी के अंदर होगा। सो बी इज अलजेब्रा। ठीक, सो ऊपर हमने थ्योरम करा है 27 बाई थ्योरम 27, बी इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे जो इंटरवल है जहां से हम ये ले रहे हैं ये क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक, सो दिस इज वेरी सिंपल थ्योरम। नाउ वन मोर definition. Let A be a family of functions on set E. इसमें A में फैमिली ऑफ फंक्शंस हैं और ऑन सेट E है, तो फिर वही चीज है, यहाँ फंक्शंस होंगे, E पे डिफाइंड है। A is two. A is said to separate points of E if to every pair of distinct points x1 comma x2 belongs to E, there exists there corresponds a function f belongs to A such that f of x1 not equal to f of x2। वेरी सिंपल चीज है स्टूडेंट्स, कि अगर मेरे पास E के पास दो पॉइंट्स लिए मैंने x1 और x2 E के अंदर, और साथ में वो दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट लिखा है, दे आर नॉट इक्वल, तो डेफिनेटली देयर कोई ना कोई फंक्शन तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा ए के अंदर, जिसका एफ ऑफ वन निकालेंगे और एफ ऑफ टू निकालेंगे वो भी इक्वल नहीं होगा। जैसे सिंपल अगर हम बात ले लें कि अपने पास एक्स, एक हमने वैल्यू टू ले ली और एक माइनस टू ले ली, बिलोंग्स टू ई, दोनों डिफरेंट है। अगर हम फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर ही ले लें तब तो इक्वल हो जाएगा ये, लेकिन कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर ही जाएगा, तो वह क्यूब ले लो, क्यूब पे क्या होगा, एफ ऑफ टू आपका एट बनेगा और एफ ऑफ माइनस टू कितना बनेगा, माइनस एट बनेगा। ठीक, देयर कॉरस्पॉन्ड ए फंक्शन, कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं सभी एग्जिस्ट करने चाहिए। मैं इसीलिए एग्जांपल टू और माइनस टू का लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर के लिए तो सेम हो जाएंगे ये, एक्स क्यूब के लिए डिफरेंट होंगे, एक्स रेज़ टू फोर के लिए फिर सेम हो जाएंगे। So there will be some function in A for which f of x1 not equal to f of x2 when x1 not equal to x2। तो अगर ऐसा होता है तो we can say कि
ए जो है वो सेपरेट पॉइंट्स ऑन ई, सेपरेट पॉइंट्स ऑन ई. ओके, वन मोर थिंग कि अगर इफ टू ईच एक्स बिलोंग्स टू ई, कोई भी हम एलिमेंट अगर ई से हम लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं ई से, देयर कॉरस्पॉन्ड ए फंक्शन जी इन ई सच दैट g of x is not equal to 0. We say that a vanishes at no point on e. ठीक, vanishes at no point on e. इसको थोड़ा सा क्या मतलब हुआ इस चीज का? इसका मतलब का ये हुआ कि जैसे मानो x में हमने कोई भी पॉइंट लिया e से, तो वहां पे एक फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा ए के पास, सच दैट एफ ऑफ एक्स जो नॉट इक्वल टू 0 1 है. जैसे मान लो कि हमने एक्स टू वैल्यू ले ली मान लो ई से, ठीक, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक्स स्क्वायर ही ले लो, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ही ले लो, तो एफ ऑफ टू कितना बनेगा? 4 बनेगा, नॉट नॉट इक्वल टू 0. जीरो वाला भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा. जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस टू ले लो तो 0 हो जाएगा. ठीक, बट हमें क्या ढूंढना है? हमें वो एक पॉइंट ढूंढना है जिसके ऊपर कम से कम एक फंक्शन ऐसा मिलना, देयर कॉरस्पॉन्ड ए फंक्शन. एवरी फंक्शन ही लिखा है, ये फंक्शन, एक फंक्शन ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए ये नॉन जीरो रहेगा. अगर ऐसा मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि ए वेनिसेस एट नो पॉइंट ऑफ ई. ए वेनिसेस एट नो पॉइंट ऑफ ई. तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, नीचे एग्जाम्पल भी इसने कोड किया है. द एल्जेब्रा ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्लियरली हैज दिस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑन R1. कोई भी पॉलिनोमियल्स ले लेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करी जाएगी. टू डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे तो एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होगा, और कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर ही जाएगा जिसके लिए वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी इस पॉइंट पे. और फॉर एग्जाम्पल, example, an algebra which does not separate the points is a set of all the even polynomials. देखो, अगर algebra में सारे even ही polynomials हैं तब वो सेपरेट नहीं कर पाएगा पॉइंट्स को, क्योंकि इवन फंक्शन में क्या होता है? इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर वाला. अगर हम ये इवन फंक्शन है तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट पॉइंट भी लेंगे, -2 और 2 भी लेंगे, तो एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा. तो लेकिन ये तब होगा अगर उस एल्जेब्रा के पास ओनली सारे सेट ऑफ ऑल इवन पॉलिनोमियल है. तब अगर कोई ऑड पॉलिनोमियल होगा तब तो फिर सेपरेट कर देगा वो. यस, क्लियर है ये स्टूडेंट्स? यस प्रिया, इज क्लियर ना? यस सर. इवन ऑड फंक्शंस का तो आपको आइडिया होगा ही है. Yes, So sir. now one more simple theorem देखिए. Suppose A is algebra of functions. Algebra जब बोल रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए. Sum of two function is function belongs to that, and product of functions belongs to that, and C into F belongs to A. And A separates points on E. ए सेपरेट करता पॉइंट्स का मतलब हो गया टू डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे अगर ई में तो वहां पे एक फंक्शन मिल जाएगा जिसका एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होगा. एंड ए वेनिसेस एट नो पॉइंट ऑन ई, डेफिनेशन ही आ गई. सपोज एक्स वन कॉमा एक्स टू आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ई, एंड सी वन एंड सी टू आर द कांस्टेंट. कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं. देन ए कंटेन्स ए फंक्शन एफ सच दैट f of x1 equal to c1 and f of x2 is equal to c2. तो ये भी और अच्छा देखो, इसमें है कि कोई भी आपने कांस्टेंट ले लिया
जैसे मान लो 2 ही ले लिया, तो एक फंक्शन तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा जिसपे 2 वैल्यू आ जाएगी। चाहे एफ ऑफ एक्स अगर मान लो आपने x+1 लिया है, तो डेफिनेटली 1 के ऊपर ये 2 आ जाए, लाइक दिस। ठीक। और उसी तरह से दूसरे के लिए भी। तो इसका देखो प्रूफ देखते हैं। तो सिंस ए इज assumption shows that a contains 3 फंक्शंस ले लेते हैं हम, g, h और k, सच दैट अब ये सेपरेट करता है पॉइंट्स को। तो डेफिनेटली g हमने ले लिया, तो g ऑफ x1 जो है नॉट इक्वल टू g ऑफ x2 आना, बिकॉज x1 जो है नॉट इक्वल टू x2 है, और a सेपरेट करता है पॉइंट्स को, तो डेफिनेटली ये इक्वल नहीं होंगे। उसके साथ बेनिश नहीं करते हैं, ए when is at no points on e, तो h ऑफ x1 मान लिया हमने कि 0 नहीं देगा, और k at x2 नॉट इक्वल टू 0। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कैसे फंक्शन बनाना है। u हमने मान लिया u इज इक्वल टू g इंटू के माइनस g ऑफ x1 k, एंड v इज इक्वल टू g into h minus g of x2 into k या into h। तो डेफिनेटली अब ये दोनों फंक्शन एक ही हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ए में होगा। अब ये तो स्केलर हो जाएगा, क्योंकि जब जी में कोई फंक्शन पुट करते तो सी बन जाएगा, सी इंटू के भी जी में होगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी फिर ए में होगा। तो वही लिखा है इसने, u इज बिलोंग्स टू ए एंड सिमिलरली v इज बिलोंग्स टू ए। क्लियर। अब u ऑफ x1 इक्वल टू 0, तो u में आप x1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, gx1 kx1 माइनस gx1 तो पहले से ही था kx1, तो ये दोनों सेम ही हो गए, तो ये आपस में कट के 0 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर v2 में x2 पुट करेंगे तो यहाँ पे gx2 hx2, तो gx2 hx2 कट के 0 आ जाएगा। ठीक। और उसी तरह से ये आपको डिफाइनिंग थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी भी कैसे बनाना है। उसी तरह से अगर हम x2 पुट करेंगे u में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, gx2 kx2 माइनस gx1 kx2, तो ये 0 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x1 है ना, और हमने पुट किया x2, तो ये 0 नहीं बनेगा। x1 पुट करेंगे तो 0 बन गया। उसी तरह से v में जब x1 पुट करेंगे तो 0, क्योंकि यहाँ पे x2 है तो ये 0 नहीं बनेगा। ठीक। सो देयरफॉर ये f हमने डिफाइन कर लिया, f इज इक्वल टू c1 v ओवर v ऑफ x1 प्लस c2 u ओवर u ऑफ x2। अब डेफिनेटली आप x1 पुट करके देखो इसमें, तो क्या बनेगा, c1 vx1 ओवर vx1 प्लस c2 ux1 ux2, तो ये इससे कट जाएगा, और ux1 पे तो 0 है, ये 0 बन गया, और ये नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, नॉन नॉन जीरो है डिनोमिनेटर, तो c1 प्लस 0 इज टू c1। उसी तरह से x2 पुट करेंगे, तो डेफिनेटली vx1 पे 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बट दिस इज 0, v एट x2 इज इक्वल टू 0, सो 0, एंड ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो दिस इज वी हैव टू प्रूव। तो सिंपल वन। So you go through this, is not a very difficult one. So that's all for today's lecture. If you have any